अब आपको ले चलते हैं एडू टॉक पर, जहां पर कामयाब शख्सियत सफलता के मंत्र सुना रहे हैं। पेशेंट को ठीक करना है तो हम क्या बोलते हैं कि दवाई खानी है, लेकिन उसके साथ दो चीज़ें बताते हैं, भाई ये चीज़ें आपको पथ्य का पालन करना है, इन चीज़ों का नहीं करना है, तब हम ठीक हो जाएंगे, उससे बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि कठिनाइयाँ हैं, एक चैलेंज है। वैसे हमारे लिए ज़िंदगी में जब भी कुछ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का एक डिसिप्लिन में रखनी पड़ती है और कुछ चीज़ें ना करनी पड़ती है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो हमको सबसे ज़्यादा टाइम खाती है। अगर आप खुद का भी दिनक्रम देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पता है और हर एक को पता है कि मेरा टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है। क्या हम सबसे ज़्यादा टाइम अपनी प्लानिंग में लगाते हैं? कभी बहुत कम, क्योंकि कहा जाता है कि इफ़ यू फेल टू प्लान योर प्लान इज गोइंग टू फेल। आपको सबसे अच्छी पहली बात अगर कोई है तो प्लान करना है, चाहे आपकी दिनक्रम की हो, सप्ताह की हो, महीने की हो, ज़िंदगी की हो, या पर्टिकुलर कोई टास्क करना है। जैसे मुझे मेडिकल में जाना था, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरे गांव की पॉपुलेशन हार्डली 3890 है। उस गांव में जाने के लिए जब मैं स्कूल पढ़ता था तो वहाँ जाने के लिए भी बस वगैरह नहीं थी, और जहाँ हम रहते थे खेत में वहाँ पैदल ही जाना पड़ता था, कई बार रास्ते बंद होते थे। अब ये आम प्रत्येक गांव की स्टोरी है। अब प्रत्येक चीज़ मैं ग्लोरीफाई करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे और कहीं जाना है और घर वालों ने मुझे बताया कि, तब मैं जब 10th में था तो बहुत आसान तरीका था वहाँ पे कि 10th के बाद डीएड की एक परीक्षा होती थी, उसको डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं। चाहे चूँकि एजुटेक का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, बताना चाहूँगा, उनको लगा कि इसको अच्छे मार्क आएंगे 10th में, तो मैं टॉपर तो था ही स्कूल में। लेकिन तब सब लोगों ने कहा कि 2 साल की आप एक कोर्स कर लो, नौकरी बन जाएगी, तत्काल काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे परिवार में मेरी बहनें बड़ी थी, सबसे छोटा मैं था, पेरेंट्स ओल्ड एज वाले थे, खेती करते थे, लिखे पढ़े नहीं थे, और उनको जब लोग देखते हैं वहाँ पे कि लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मार्ग है कि टीचर बन के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने 10th के जैसे मुझे मार्क्स मेरी पता चले तो मैंने बोला कि मैं टीचर नहीं बनूंगा, मैं गांव के पास भी नहीं रहूँगा। तो घर में बहुत झगड़ा हुआ, बोले कि मैंने बोला कि ये तो खेती करूँगा मैं, नहीं तो बाहर जाऊँगा। तो तब मैंने सोच के आया था कि मैं बाहर जाऊँगा। फिर सब लोगों ने मान लिया, चलो ठीक है, बच्चा पढ़ने बाहर जाना चाह रहा है। तो पहली बार मैंने घर छोड़ा, वहाँ लगभग 100 किलोमीटर दूर हॉस्टल में जाकर रहा। 11th 12th मैंने साइंस किया, और एक छोटी सी चीज़ होती थी कि पता चला कि साइंस में तब, अभी तो आजकल नीट होती है, सब कुछ होता है, मेरे टाइम पे इस प्रकार की चीज़ नहीं होती, जिसमें जिस ग्रुप में, जैसे ए ग्रुप होता था और बी ग्रुप होता था, ए में मैथमेटिक्स होता था और बी में बायोलॉजी था। इसमें जिसमें आप अच्छी मार्क्स आएंगे तो आपको मेरिट पे एडमिशन मिलता था, या फिर मेडिकल में मिलता था या इंजीनियरिंग मिलता था। और आप जानते हैं कि अभी तो बहुत आसमान खुला है, और तब अगर अच्छा कुछ करना है तो एक ही काम होता है, या तो मेडिकल में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ। आप लकी हो, आप इस चीज़ों से बंधे नहीं हो। अब किसी भी क्षेत्र में, जो संदीप मेरे सामने बैठे हैं, अब इन्होंने सोचा नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि मीडिया में बहुत अच्छा काम हो सकता है। ऐसे कई क्षेत्र है, और अब अच्छे जो वर्ल्ड के अच्छे लोग हैं वो मेडिकल और डॉक्टर्स नहीं हैं, लेट मी टेल यू ना, जैसे मेरे से IAS भी नहीं है, क्योंकि कई फील्ड अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद खुल चुके हैं। उसके बाद हमने कोशिश की, और एक चीज़ वहाँ बहुत दिक्कत आती थी कि वहाँ प्राइवेट क्लासेस बहुत होते थे, और मुझे किसी ने बताया कि मेरा कॉलेज तो अच्छा था, वहाँ पे लगभग बोर्ड में 8 से 10 लोग जहाँ पास हुए थे वो आए थे मेरिट वाले, और सबके प्राइवेट क्लासेस चलते थे। एक मैं और मेरा दोस्त था, तो हम अफोर्ड नहीं करते थे, क्योंकि लगभग 1992 के आसपास तब एक क्लास की फ़ीस लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये थी, और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पता चला कि हमारे कॉलेज में, तो कॉलेज बोलते हैं हम, जूनियर कॉलेज था उसको, यहाँ हायर सेकेंडरी बोलते हैं, जो ऐसे बच्चे ही कॉलेज में बैठते थे जिनके प्राइवेट क्लासेस नहीं हैं, और उनकी संख्या, जो मेरा टोटल 4 हमारे डिविजन्स थे, उनकी संख्या लगभग 200 के आसपास थी, और क्लास में बैठने वाले सब 11 लोग थे। वही क्लास करते थे,
क्योंकि उनको पता है इनके पास कोई चॉइस नहीं क्लास में बैठने के अलावा, पढ़ेंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात, मैं तो और मेरे दोस्त जो थे वो सभी मराठी मीडियम से आते थे और अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। हैज़ जोड़ना है कि आर जोड़ना है, ई जोड़ना है कि विल जोड़ना है, ये भी नहीं पता था। लेकिन दिमाग में था, डिटर्मिनेशन था, बहुत ही ध्येय क्लियर था, कहाँ तक पहुँचना, उसके लिए क्या मेहनत करनी चाहिए वो भी बहुत क्लियर था। लोगों से समझा हमने कि ये, हम बैठते थे दोस्तों के साथ, करना क्या चाहिए, तो हमको पता चला कि बहुत आसान तरीका है। अल्टीमेटली प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर तो लिखना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत थी उसके दौरान। तो हमने अच्छा मटेरियल जमा किया, फिर प्रैक्टिस चालू की, खुद की प्रैक्टिस चालू की कि 2 घंटे का पेपर होता है, उस पेपर लिखने के लिए हमको कम से कम 20 मिनट बचने चाहिए। अगर कुछ आगे पीछे गलती हो गई, कुछ होना चाहिए तो उन्हें प्रैक्टिस चालू करवाई, जो अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ सीखनी थी। और मुझे याद है कि आजकल कई प्रकार की चीज़ें हमको सुनने के लिए, रिपीट करने के लिए चीज़ें आती होती है। लोग खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, फिर सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं। तो वैसा कोई था ही नहीं। तो हमारे पास स्लेट थी और पेंसिल थी, तो यूज टू राइट ऑन स्लेट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे जितने फॉर्मूले थे मैं एक साथ लिख के बैठ के लिखते थे। मैथमेटिक्स, चूँकि मुझे बाद में समझा कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी मदर बार बार बीमार पड़ती थी, तो मदर को बोला कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा अभी। और फिर उसके बाद हमने कोशिश की बायोलॉजी की तरफ मैं बढ़ना चालू कर दिया। चीज़ें फिर रिप्रेजेंटेशन पर बात आई कि कैसे आगे बढ़े इसमें, सक्सेस कैसे पाए इसमें। तो फिर हमने, एक तो पढ़ाई तो करते थे, हमने बोला कि चीज़ें हमको, एक ध्यान में बात आई कि 12th में हमको नॉलेज तो नहीं मिलेगा, हमको मार्क्स चाहिए। दूसरी क्लैरिटी ऑफ थॉट, हमको नॉलेज नहीं चाहिए। अगर मुझे फ्रॉग के बारे में जानकारी ना भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछता है इसके बारे में, या केमिस्ट्री के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, फिजिक्स के कुछ लॉ के बारे में प्रश्न पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, उसके मुझे आंसर्स जैसे अपेक्षित होते हैं वो आने चाहिए। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट। फिर हमने लिखना चालू किया, 1.5 घंटे में पेपर खत्म करना चालू कर दिया। दिस इज हाउ प्रैक्टिस आवर सेल्फ, हमने परफेक्ट किया। परफेक्शन क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि हमने ऐसे प्रैक्टिस किया कि 2 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटे पे पेज नंबर 11 पे हमको होना चाहिए, यहाँ तक हमने प्रिपरेशन की। क्योंकि जब हम अपने आप को इतना प्रिसाइज और प्रैक्टिस और परफेक्ट करते हैं, तो गलतियाँ भी हो तो अपने पास कोई चॉइस होती है, एल्बोइंग बोलते हैं उसको, हमारे पास थोड़ा स्कोप होता है कि हम चीज़ों को सुधार सकते हैं, कर सकते हैं। और ये सब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें किसी ने हमको क्लास में नहीं बताया था, हमने कोई प्राइवेट क्लास नहीं लगाया था, हम खुद प्रैक्टिस करते थे। और वो बहुत एक मज़े की बात थी, एक रूम में हम 4 लोग रहते थे हॉस्टल में। अब 2 चीज़ और एक मैं बताना चाहूँगा कि प्रवाह के विरुद्ध चलना भी अपने को सीखना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। हॉस्टल में रहते हुए लोग, किसी ने बोला कि इस हॉस्टल से कोई मेडिकल में नहीं गया है, क्योंकि जिसको बीएससी करना है इसी कॉलेज में, वो बस इस हॉस्टल में रहेगा। लेकिन मैंने हॉस्टल नहीं छोड़ा, और मैं उस हॉस्टल में था, इसलिए मेरे जो रूममेट थे वो भी नहीं गए, उनके सबके क्लासेस थे। और बाद में पता चला मुझे कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो रात में लोग लेते थे, उसको फोटोकॉपी करके उसको पढ़ते थे, जब वो खुद क्लास में जाते थे। मैथमेटिक्स के बारे में मैंने कहा कि मेरा एक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं जाकर सुनता था बस वहाँ पे, लेकिन मेरा अच्छा था मैथमेटिक्स। तो मैंने बोला कि इसकी स्ट्रेटेजी कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पास भी होना है मैथमेटिक्स में, वो भी अंग्रेजी में, तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे पैराबोला कभी नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया उसको। और बाकी चीज़ों बहुत अच्छा किया मैंने, प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। और मैथमेटिक्स में फिर पढ़ना चालू किया। लोग यूजुअली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मैंने उसको पढ़ना चालू किया। मेरा लक ऐसा था कि मैथमेटिक्स के दोनों पेपर के लिए 2 बार छुट्टी थी, और आई कुड एबल टू रिवाइज ऑल द एग्जाम्पल्स। और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिर 3 विषय में 6 टॉपिक थे, उसमें 6 छोटे छोटे सब्जेक्ट थे, उसमें आउट ऑफ 6, 4 में आउट ऑफ 40 से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स आए, और मैं पूरे कॉलेज का टॉपर रहा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपने ठान ली, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और
एंड ऑफ टनल आप देख पाए चीज़ों को, कोई मुश्किल नहीं होता है। और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके बाद अंग्रेज आने लगी, उसके बाद आई कुड एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आया, लेकिन मुझे जो चाहिए तो सब आता था कि मुझे मार्क्स चाहिए, तो मैंने मार्क्स ले ली। उसके बाद मैं मेडिकल में गया और एक गलती की उसके वहाँ पर, मैं वहाँ जब मेडिकल ऑप्शन भरने गया था वहाँ पे, तो किसी ने बताया नहीं कि कैसे होता है एडमिशन वगैरह, मैंने डाल दिया, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें एक मेडिकल कॉलेज भी था जिस शहर में था, मैं बता ही देता हूँ, कराड़ एक शहर है महाराष्ट्र में, वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। तो वहाँ मुझे तो एडमिशन मिला स्टेट मेरिट से, मतलब विदाउट फी एंड ऑल दैट, लेकिन बाद में पता चल गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ ऑफिस में गया, तो ऑफिस में किसी ने बोला कि एक कुल्हाड़ी होती है, नीचे रख के आपने उसको पाए रखा हुआ है। बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला कि हाँ इतना महंगा एजुकेशन है, आप रह नहीं पाओगे यहाँ पे। मैंने बोला कि वो तो ठीक है, इससे बाहर निकलने का तरीका बताओ। तो बोले कि बहुत मुश्किल तरीका है। बोले क्या तरीका है? तो बोले कि आपको इस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में टॉप आना पड़ेगा, पहला आना पड़ेगा, वो भी मेडिकल में आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि जब आप कॉलेज में जाओगे पता चला कितना मुश्किल काम है। बोले ठीक है। तो फिर बाद में पता चला कि ये तो इससे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज का नाम भी बहुत, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर की, चूँकि मैं डॉक्टर से बता रहा हूँ, सेम अप्लाइज टू अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो मैंने कहा कि फिर मैंने पढ़ाई चालू की, सब कुछ किया, तो पता नहीं वाकई मुश्किल काम था, क्योंकि 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के होते थे, कई बार टीचर गुस्सा हो जाए आपसे, उसके ना पटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन। इंटरनल असेसमेंट होते थे, मेडिकल का बाया फील्ड था, और बहुत सब कुछ अंग्रेजी में बातें होती थी। फिर भी हमने फिर प्रयास किए, स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, सब कुछ किया, और फिर मैंने फिर 4 मार्क से सिर्फ 4 मार्क से फिर टॉप किया। उसमें 2 चीज़ें उसमें सीखी मैंने। एक, मेरे पास मेडिकल की बहुत महंगी किताबें होती हैं, मेरे पास किताब नहीं होती थी, तो नोट्स लिखता था, सब कुछ रिपीट करता था, वही तरीका था लिखने का, पढ़ने का और वापस करने का। तो मैंने एक चीज़ पता चली कि अपने पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होना चाहिए। हमारे एक सब्जेक्ट होता था एनाटॉमी का, एक एग्जांपल बता देता हूँ, शायद आपके काम आए कभी। एनाटॉमी में जैसे आपने रिसेंटली आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एनाटॉमी की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है, हो गई है, तो उसकी किताब मैंने देखी अभी। दूसरी बात, जिसको जो ज़रूरत है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सीखना चाहिए। तो कोचिंग तो ये होती है कि आपको जो चीज़ें नहीं आती है वो सीखनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए कोचिंग लगाना जरूरी नहीं है। मुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ी दिक्कत आती थी वहाँ पे, तो मैंने फिर वाइजराम के लिए नहीं गया मैं। वहाँ का एक लोकल कॉलेज था, उस कॉलेज के टीचर को पकड़ा मैंने, बोला कि आप सिखा सकते हैं? बोले ये तो हमारे BA के बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी मुश्किल काम है यहाँ। तो फिर उनसे मैंने 3-4 क्लासेस लिए, मैं पढ़ा उनके साथ में पढ़ा और अंडरस्टूड कि ये चीज़ें आसान हैं। जो मुश्किल से मुश्किल किताब और कहीं नहीं मिल सकती, तो वो हमारे लोकल यूनिवर्सिटी में मिली। कलेक्शन अच्छा किया, नोटिंग करवाई, खुद का मटेरियल बनवाया और रिप्रोड्यूस किया। अल्टीमेटली इसमें भी चीज़ें क्लियर थी कि इसमें नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि जो UPSC एग्ज़ाम होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। पहली प्रीलिम्स होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो मैं समझ में आया कि 3 जो फेजेस है, वो पहली फेज़ जो है वो स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें एनालिसिस करने की, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने को ऐसे अडॉप्ट किया कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखो, और उसको तो ज़्यादातर MCQs होते हैं, उसको हमको आगे बढ़ना है। दूसरी एग्ज़ाम देखिए कि उसको आपको लिखना पड़ता है, प्रॉपर लिखना पड़ता है, अभी भी लिखना पड़ता है। और इसमें बहुत ज़रूर आपकी नॉलेज की टेस्टिंग होती है कि हाउ यू प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन इनटू रिप्रोड्यूसेबल टाइप ऑफ पैराग्राफ्स, आंसर्स और व्हाट एवर स्ट्रैटेजी। इसमें काम आती है आपकी स्ट्रैटेजी, और चीज़ों को हम कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, रीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। अगेन फिर मैं चैनल से कई बार बात करता रहता हूँ कि ये चीज़ों को, एक ही चीज़ों को कैसे मोल्ड करते हैं, चीज़ों को एक ही चीज़ को
हर चैनल को अगर एक ही न्यूज़ आप देखेंगे तो अलग अलग चैनल पर अलग प्रकार से आपको दिखाई जाती है। वही मटेरियल तो एक ही है, लेकिन उसके एंगल, व्यूज़, फैसेट्स और बताने का तरीका अलग होता है। यही हमको यूपीएससी में करना पड़ता है। मटेरियल तो वही होगा। भारत चीन के संबंध थोड़ी बदले हैं, पहले से अभी भी चल रहा है। भारत अमेरिका के हमको पता है क्या होने वाला है, लेकिन उसके पहलू अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के पहलू होते हैं। तो मैंने एक ही चीज़ों को अलग अलग फॉर्मेट में उसको रिप्रोसेस किया और हर बार तैयार रखा कि जो चाहिए ले भाई, ये चाहिए, इस प्रकार चाहिए, ये ले लेना। सिमिलरली यूपीएससी में और एक तकलीफ होती है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट में। वहाँ मैंने कहा था कि जैसे मैंने सीखा था कि एनाटॉमी कैसे रिप्रोड्यूस करनी है, तो फिर मैंने रिप्रोसेस करके अगर एक ही चीज़ को मैं 200 वर्ड में भी लिख सकता हूँ, 2000 वर्ड में भी लिख सकता हूँ। थिंग्स वेयर रिप्रोड्यूस करके मैंने ऐसे किया था। और लास्ट एग्ज़ाम आती थी हमारी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। आप अंदर से और बाहर को वही हो क्या जो आप दिखाते हो। उसमें और फिर दिक्कत आती है कि अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी में आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम जैसे है वैसे हम अपने आप को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम जो है वो अपने आप को नहीं बताते हैं। उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति है, जैसे कहते हैं ना कि हर पत्ता पेड़ का अलग होता है, एक जैसा हो नहीं सकता, और उसकी अपनी एक ब्यूटी है, उसके अपने एक स्ट्रेंथ है। हम भी अपने से जितने भी हैं, आपको किसी को इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे है जो है वो कर लीजिए। इमिटेट अच्छी चीज़ें कर लीजिए, इमिटेट चीज़ों की अच्छी प्रैक्टिसेस कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी यश पाता है, सक्सेसफुल होता है, उसका खुद का अपना एक फिनोमेनन होता है। हर चीज़ दूसरे कदम नहीं चल सकते, क्योंकि हम एक जैसे बात नहीं कर सकते, एक जैसे दूसरे की चीज़ों को अपनी चॉइसेस अलग अलग होती है। तो आप रिप्रोड्यूस भी अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आप यूनिक हो, चीज़ें अच्छी आप इम्बाइब कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, और आगे बढ़ के अगर अच्छा डिटरमाइंड माइंड हो, ध्येय निष्ठा अपनी पक्की हो, और किसी भी काम करने की जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो, तो उसके लिए मन, मस्तिष्क और आत्मा हम एक साथ जोड़ेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और आपके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सिर्फ स्ट्रैटेजिक जिम्मेदारी नहीं, कि इमोशनल भी सपोर्ट आपके साथ होता है, क्योंकि लोग आपकी तरफ देखते हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास उतना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है अगर आपकी चीज़ें क्लियर हो, काम और इच्छा काम करने की और उसके लिए जो कष्ट करने की अगर आपकी तैयारी हो, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्योंकि जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सीखा है तो चीज़ें निबल हो जाती हैं, चीज़ों को इतना मुश्किल नहीं होता काम, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। क्योंकि आप रिसेंट पढ़ते आए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी एकदम धड़ाम से गिर गई ना। क्या कारण था? बेस नहीं था। तो सबसे बहुत अच्छा मैं बोलने वाला, किसी ने अच्छा बोला कि हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बेस अगर हम अच्छा बनाएंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और एग्जाम में भी ऐसे होता है, अगर आपका बेस अच्छा है तो इसके हम यूज़ एनीवेयर, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। क्योंकि 40% क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आउट ऑफ सिलेबस ही आते हैं, मतलब सिलेबस से संबंधित होते हैं, लेकिन आपको पढ़ा नहीं होता है। वो तब ही हम जवाब दे पाते हैं, तब हमारा बेस अच्छा हो, चीज़ें हमारे क्लियर हो, संकल्पनाएं चीज़ें और जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। वही काम जब आप सर्विस पे आते हैं तब भी एक्चुअली वो ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद लोगों को पता चलता है कि एग्ज़ाम पास हो गया तो बहुत आसान हो गया। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी हर पल पे आपकी परीक्षा लेती है, और मुझे लगता है हमको ज़िंदगी भर विद्यार्थी और छात्र बन के रहना चाहिए, ताकि हम लगातार सीखते रहते हैं चीज़ों को और अच्छे, और यू एंजॉय द लाइफ। दूसरी बात मैं बताना भूल गया कि हो सकता है कि आपने जो काम हाथ में लिया है उसमें हमको यश ना मिले, सक्सेस ना मिले, लेकिन जिस सीव और जिस मुश्किल से हम जाते हैं उससे भी कई चीज़ें अपने ज़िंदगी को सिखा देती है। और जितने बड़े लोग हुए उनकी अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों जगह पर आप वो फेल हो चुके हैं। मैं भी अपने कई जगह पे फेल हो चुके होते हैं, लेकिन उससे सीखते हैं। कहा जाता है कि यू कैन लूज़ द बैटल बट यू कैन नॉट लूज़ द लेसन। हम उसमें कभी भी इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़िए और एंजॉय करिए इसको।
कोई भी बर्डन हमारे सर पे नहीं है, बिकॉज कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता है। ये हमने चूज़ किया है पाथ। जब हमने चूज़ किया है, यू शुड एंजॉय इट, यू शुड फुलफिल योर सेल्फ ऑल ड्रीम्स विथ ऑल फोर्स। पूरी ताकत लगाई, बहुत मज़ा आएगा आपको। ज़िंदगी में पता चलेगा किसी भी चीज़ को हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, मुझे लगता है मैं ये जो तालियां हैं सर, ये इशारा करती है कि आप ऐसा बोलते रहे। हमारे मन में सवाल भी बहुत है, क्योंकि ज़िंदगी जितने इम्तिहान लेती हैं उसमें जो आपने फॉर्मूले दिए हैं वो कामयाब तो बना देंगे, ये हमें मालूम है, लेकिन वक्त की कमी है, वक्त की अपनी सीमाएं होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदाम खाड़े साहब को हमने सुना, थैंक यू सो मच। जीवन की सफलताओं को कैसे हासिल किया जाता है, तो टिप्स हमें आपने दिए हैं। अमृतांशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छा सेशन यहाँ पर कंडक्ट किया है। जाहिर सी बात है, सबके चेहरे पर जो जितने भी सवाल थे वो सब यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे मध्य प्रदेश के रेसिडेंट एडिटर संदीप भमरकर सर और छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर आशीष तिवारी सर स्टेज पर आएँ और सुदाम खाड़े जी का जो सम्मान है वो करें, क्योंकि ये जो सेशन रहा है बिल्कुल काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। सबके जो डाउट्स हैं करियर को लेकर और जो मूल मंत्र यहाँ पे सर ने दिए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे, और मंत्र के साथ जो है हम अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगी सर प्लीज़ सुदाम खाड़े जी का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। IAS कमिश्नर हेल्थ मध्य प्रदेश शासन, मेमेंटो देकर हम सम्मान करेंगे सर का। और एक बहुत अच्छा सेशन, जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हुए हैं, करियर पाथ हमारे क्लियर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।